आदन प्रणाम सब भाई बहनों को। मैं फिर आपके सामने उसी टॉपिक को लेके जिसको जनरल लैंड रजिस्टर बोला जाता है, आज मैं आपको उसके सीएलए रूल्स के बारे में जो 1925 में बने और उसके तहत, उन कानूनों के तहत हमारे कंटोनमेंट छावनी क्षेत्र के जो अधिकारी थे उनको कैसे जीएलआर बनाना था, और जो उस टाइम उनके नीचे एमईओ काम करता था उसको ये कैसे रखना था। ये जो हमारा सामान्य भूमि रजिस्टर है, अगर मेरी अंग्रेज़ी की वीडियो आप देखेंगे उसके अंदर मैंने पेज 8 का सीएलए रूल्स का रूल 3 दिखा रखा है कि रूल 3 में क्या लिखा था। अभी मैं इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूँगा, अनुवाद किया है मैंने, कि नियम 3 में लिखा है, छावनी के सैन्य संपदा अधिकारी अनुसूची 1 में निर्धारित प्रपत्र पर में छावनी में सभी भूमि का एक सामान्य भूमि रजिस्टर तैयार करेंगे और बना के रखेंगे, और 4 साल की अवधि के लिए इसके अलावा या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो ये जनरल लैंड रजिस्टर बना है वो 4 साल तक बदलेगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा और 4 साल के बाद वो बदलेगा। अब इस जीएलआर के अंदर अगर हम आपसे बात करें, नियम 3 के अंदर ही, कि ये जो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर था रक्षा मंत्रालय का, सैन्य संपदा का, इसका क्या काम था। इसका एक रूल 3 सब पार्ट में 3 के था कि वो एक म्यूटेशन रजिस्टर अपने पास बनाएगा, और उस म्यूटेशन रजिस्टर को हर बार जब भी कभी इस, जिसको वो ग्रांट बोलते हैं या मैं इसको फ्री होल्ड ग्रांट बोलता हूं, उसमें कोई बदलाव होगा। बदलाव कैसे होगा कि या तो उसमें से कोई पटा निकला 1879 या 1912 के छावनी कोड में, उसका नक्शा, उसकी कोई सेल डीड, उसकी कोई विल इनहेरिटेंस में, वो सारी चीजें वो संभाल के रखेगा, और वो उसकी ड्यूटी बनेगी, वो अपने पर्सनल कंट्रोल में रखेगा। और इन रजिस्टरों को हर दिक्कत से, जिसे मान लीजिए घूमने के लिए, आग से, बारिश से, वो बचा के रखेगा। तो जब इतना क्लियर 1925 में लिख दिया गया, तो क्या आज तक हम में से किसी ने वो 1925 का जनरल लैंड रजिस्टर न्यायालयों में मंगाया? हमारे वकीलों ने क्या उसके ऊपर जिरा किया? कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा वकील इस बात से शिक्षित ही नहीं है। हम एक बयान तो लें महकमे का, जो उसको रखता था कि भाई वो रजिस्टर गुम गया, जल गया, नेचुरल डिके हो गया, तो क्या अगर इन सारी चीजों में से कानून है कि उसको एक एफआईआर लिखवानी पड़ेगी अगर ये रजिस्टर खो जाता है। और इस रजिस्टर में बहुत चीजें हैं, म्यूटेशन रजिस्टर है, सेल डीड्स हैं, आपकी नक्शे हैं, कहाँ हैं वो सब। अब इसी सीएलए रूल्स 25 में रूल 5 था, मैं इसको भी ट्रांसलेटेड में पढ़ूंगा। प्रत्येक 5वें वर्ष में सामान्य भूमि रजिस्टर को फिर से लिखा जाएगा, ताकि अति परिवर्तन के रजिस्टर में दर्ज की गई भूमि में अधिकारियों या ब्याज में सभी परिवर्तन को शामिल किया जा सके, और म्यूटेशन का नया रजिस्टर का एक साथ खोला जाना तय था। उसके अंदर फिर वही चीज़ें कि वो अपने सारे रजिस्टर्स और वो सब रखेगा।
अब बड़ी मज़े की बात है, इस रूल में एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आया जो हिंदी में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इंटरेस्ट इन लैंड्स। तो भैया ये तो ज़मीनें ही हमारी नहीं थी, तो ये 1925 में इंटरेस्ट इन लैंड्स क्यों लिख रहे हैं महकमे वाले और अंग्रेज अफसर। मैंने फिर आपको एक बात बोली, क्योंकि ये एक बड़ी विचित्र कहानी है जब जीएलआर बन रही थी, कि ये तो आज का अधिकारी बताएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा गया, कि जबकि जीजीओ में तो लिखा गया कि कोई जमीन हमारी है ही नहीं, तो हमारा इंटरेस्ट इन लैंड्स कैसे हो गया। मैंने यही पृष्ठ 9 जो है जिसके ऊपर ये रूल 5 छपा हुआ है अपनी अंग्रेजी वीडियो में डाल रखा है। इस सारी चीज़ों में एक चीज़ समझ आती है कि जो ब्रिटिश अफसर था जिसने ये कानून बनाए थे, उसने क्योंकि ये सारे कानून लिखे थे तो उसको ये जो जाल था कानूनों का समझ आता था, और अंग्रेजी की भाषा पे उसका एक कमांड था, उसको अपनी अंग्रेजी भाषा पूरी आती थी। हमें शायद 1925 में अपनी हिंदी भाषा भी पूरी नहीं आती थी, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। तो उस अंग्रेजी भाषा को उसने इस तरीके से छेड़छाड़ करा कि वो एक जगह लाके हमें ये बोल गया कि आप B3 लैंड बन जाओ। हम मान गए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बड़ी खुशी से किसी का व्हाट्सएप आया कि जी हम सब B3 और उसमें लिखा हुआ है प्राइवेट लैंड होती हैं। ये विषय हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पर क्योंकि हम पूरी तरह से शिक्षित नहीं हैं तो बहुत लोग हमें इस किस्म की चीज़ें बतानी शुरू कर देंगे। आप लोगों से यही मेरा एक निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दावे में जो सुरेंद्र कुमार वकील वर्सेस सरकार था, उसमें 2001 में इसी भूमि भाई को जीएलआर को अपहेल्ड कर दिया है। क्यों कर दिया है? इस वजह से कर दिया कि उनकी नज़रों के सामने असली दस्तावेज आए ही नहीं कभी भी। वकील ने कभी जिरा नहीं करी इस दस्तावेज पे, जो सामने पड़ा था उसको देखा एडमिशन डीड पे, और जीएलआर के अंदर लिखा हुआ है कि जी लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कह दिया हमारे गए। अगर हम इसी रूल 6 को पढ़ें, आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस रूल 6 में CLA 1925 में क्लास, आपको याद है मैंने एक ऊपर जीएलआर में जब 13 कॉलम पढ़े थे उसमें क्लास का कॉलम था जिसके अंदर ABC, तो हमें क्या लिखा हुआ है B। मैंने आपको समझाया था A आर्मी, B बंगला, C कंटोनमेंट। अब इसी का पृष्ठ अगर मैं 11 दिखाऊं आपको, इसी के सब रूल 4 में एक लिखा हुआ है श्रेणी में भूमि 3 निजी भूमि है जिस पर ना तो सरकार और ना ही छावनी प्राधिकरण मूल्यांकन या कराधान या स्वच्छता नियंत्रण के प्रवर्तन का अध्यक्ष को छोड़कर कोई अधिकार रखता है। मैं हिंदी में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ इसको एक सीधी भाषा में समझा देता हूँ कि फिर दोबारा ये कहा गया कि प्राइवेट लैंड, निजी ज़मीनें इन छावनी परिषद के बाउंड्री पिलर्स के अंदर थीं, और उन ज़मीनों पे सिर्फ 3 किस्म के अधिकार थे छावनी अफसरों के। बिल्डिंग का, कि जो हमारा बिल्डिंग निर्माण होगा, या जो हमारा रखरखाव सैनिटेशन, और या जो हमारे से लगान टैक्स लिया जाता है, और कुछ नहीं था। इस नियम को भी पेज 9 रूल 5 में मैंने दिखाया आपको, अंग्रेजी वीडियो में ये दिख रहा है आपको। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि कृपया करके एकजुट हो, एक दूसरे से बात करो। हम जब एक दूसरे से मिलेंगे तो हमारी बहुत चीज़ें हमें एक दूसरे से पता चलेंगी, और जो हमारी लोकल संस्थाएं बनी हुई हैं, एसोसिएशनें हैं, उनमें जुड़ो।
और उनसे जो लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ शिक्षित हैं, कुछ कम शिक्षित हैं, उनसे बात करो। सो जब तक हम खुद नहीं अपने आप को शिक्षित बनाएंगे, कोई हमारे को बचाने नहीं आएगा। और मैं एक आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इस दौरान में मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि कुछ लोगों ने कुछ लॉ फर्म, कुछ कानून की दुकान खोल ली है, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया है इधर उधर से, खासकर कोई झांसी में है। तो आप जब तक किसी पे भी विश्वास करें, चाहे मेरे पे, वो तभी करें जब आपको लगे, आप 4 लोगों से पूछें, क्योंकि अगर एक गलती होगी मान के चलना हम हार जाएंगे। 100% नहीं, 99.99 हम कोई भी दावा आज तक मालिकाना हक पे न्यायालयों में नहीं जीते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। बिना किसी संकोच के मेरे को फ़ोन घुमाइए, बात करिए मेरे से, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। धन्यवाद। ये अब मेरा विषय इस टाइम छुएगा कि हमारे CLA रूल्स 1937 जो बने थे, उसके अंदर जो 13 कॉलम मैंने आपको पढ़ाए थे, उसके बारे में ये है। इन रूलों में क्या लिखा है, अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा का, अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करके हमारा कितना बेवकूफ़ बनाया और हमसे एक एडमिशन डीड ले ली और हमें B कैटेगरी में डाल दिया। ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को 1864 से पीछे ले जानी पड़ेंगी। अगर हम 1864 से अपने बारे में नहीं जानते, जो 1864 के सेक्शन 10 में बड़ा क्लियर लिख दिया गया था कि हमारा जो कंटोनमेंट मजिस्ट्रेट होगा या जो कंटोनमेंट अधिकारी, छावनी अधिकारी होगा, उसको सब रजिस्ट्रार की भी पावर होंगी। तो इसका मतलब 1864 से लेके 1924 तक हमारी कोई भी सेल डीड घूम नहीं सकती। कहाँ मिलेगी वो? सारी कंटोनमेंट दफ्तर में मिलेंगी। बैठ जाओ सारे वहाँ जाके धरने पे, एक एक कागज़ मिलेगा वहाँ, और अगर उन्होंने खो दिया तो तुम लोग उसकी FIR दर्ज करवाओ। जब ये जागृति हमारे अंदर आएगी और ये 57 कंटोनमेंटों में ऐसा होना शुरू होगा, ये पूरे महकमे को समझना पड़ेगा कि यार हमें कुछ करना पड़ेगा। कैसे करें? तो हम क्या मांग रहे हैं? मैंने आपसे एक विजन डॉक्यूमेंट में अपने दिया है कि हमारे सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर निकाल दो, बस हमारी सारी लड़ाई खत्म। अब आ जाते हैं दोबारा कि जी 1925 के पहले हम एक पृष्ठ में कुछ 46-47 मैंने और 52-53 दिखाया हुआ है वहाँ पे, जिसके अंदर वो जो मैंने अपेंडिक्स 1 जो बोला था, सूची कि अंदर तहत GLR मेंटेन हो रही है, वो वहाँ पे आपको मेरी इंग्लिश वीडियो में दिख रहा है। अब अगर मैं इस पृष्ठ 3 को देखूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके कॉलम 11 में भूमि रजिस्टर एक बना हुआ है। कॉलम में उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 11 कॉलम थे, पर आज हमारे जो जनरल लैंड रजिस्टर है उसमें 13 हैं। ये 2 का फर्क वृद्धि क्यों हुई? हमारे सर्वे नंबरों को बांट दिया उन्होंने 2 हिस्सों में। हमारी डिस्क्रिप्शन है, विवरण जिसको हम कह रहे हैं, हमारे कोठी नंबर हैं, अधिकारी, लीज है। सो ये चीज़ें उन्होंने कुछ कॉलमों को बांट दिया और बढ़ा दिया। अब बड़ी मज़े की बात है, जो ये अपेंडिक्स 2-3 है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ क्लास मैनेज्ड बाय लैंडलॉर्ड, ये कहीं नहीं है। उसमें HOR की होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी लिखा हुआ है, ये हमें मांगना चाहिए अपना। तो ये जो चीज़ें जो 1925 के GLR में और 1937 के GLR में फ़र्क है, ये हम कैसे मांगेंगे उनसे? ये कैसे पता चलेगा जब तक हमारे पास ये GLR नहीं होंगे?
मैं आपको 1925 का एक कंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का जीएलआर दिखाता हूँ, जो मैंने अंग्रेजी वीडियो पे डाल रखा है। उसके कॉलमों को देखो आप, वही कॉलम है उसके अंदर। कॉलम 1 में सहायक सर्वेक्षण संख्या, फिर उसमें कॉलम 2 में क्षेत्र एकड़ के हिसाब से, क्षेत्र स्क्वायर फीट के हिसाब से 3 में, 4 में वर्णन है, 5 में क्लास या कक्षक है, किसके द्वारा मैनेज्ड है, उसके बाद लैंडलॉर्ड, ज़मीन का मालिक कौन है, उसके बाद होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी 8वां कॉलम है, 9वां कॉलम फिर वही है, नेचर क्या है उस होल्डर की, फिर किराया किसको हम देते हैं। यहाँ पे एक कॉलम बड़ा नया आया है कि क्या हम कोई किराया प्राइवेट ओनर को भी देते हैं। अब ये समझने वाली बात है, 1925 के अंदर इन्हीं ज़मीनों को जो सरकार लेती थी तो वो किराया किसी प्राइवेट ओनर को भी देती थी। दूसरे वही 2 कॉलम है, केंद्र सरकार को दे रहे हैं या तो किराया, या लोकल छावनी क्षेत्र को दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको बदला। 13वां कॉलम वही, पट्टे की समाप्ति कब है, और फिर टिप्पणी। सो इस जीएलआर को अगर आप देखेंगे तो इसमें तो 14 कॉलम हो गए, ना 11 ना 13, यहां 14। तो पहले तो यही एक बहुत बड़ा फर्क है, अगर आप समझना चाहें लोग, कि कौन सा फॉर्मेट असली है और कौन सा फॉर्मेट गलत है, और क्यों किस फॉर्मेट में से कॉलम निकाला गया। तो ये चीजें अगर हमें समझ आ जाएं, फिर मेरे अंग्रेजी वीडियो पे जाना भाई लोगों। वहां पे एक मैं अंबाला का दिया हुआ 1970 में जीएलआर दिखा रहा हूं, जो 1930 में बना था। इस जीएलआर का ये एक एक्सट्रैक्ट है, पर बड़ी मजे की बात है, इसके अंदर कॉलम 7 में हूं मैनेज, किसके द्वारा मैनेज्ड, 8 में है लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, 10 में है वही नेचर ऑफ होल्डर राइट, धारक अधिकारों की प्रकृति, फिर है टिप्पणी। आप हैरान हो जाओगे, 7वें कॉलम में पहले ये छावनी अथॉरिटी के नीचे था, फिर उसको काट के सीओ दिखाया हुआ है। तो ये छावनी अधिकरण, कंटोनमेंट मजिस्ट्रेट और सीओ में क्या फर्क है। 8वें में मकान मालिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काटने के बाद विवादित लिखा हुआ है, डिस्प्यूटेड। कॉलम 10 के अंदर डिस्प्यूट ही लिखा हुआ है सीधे सीधे। और बड़ी मजे की बात है, टिप्पणी वाले कॉलम में लिख दिया कि कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि ये ग्रांट कैसे आई और कब आई। अब क्या ये जीएलआर टेम्पर्ड है, इसके साथ छेड़छाड़ कर रखी है, और छेड़छाड़ कर रखी है तो कोर्ट में ये एविडेंस ही नहीं बन सकता, इसकी शासकता ही खत्म है वहां। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसलिए रूल 3 और 5 बहुत ज़रूरी हैं कंटोनमेंट सीएलए रूल्स 1925 के। इसी तरीके से मैंने एक एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है पूना कंटोनमेंट का, वो देखिए आप दोनों। उनके अंदर आप खुद समझिए कि क्या फ़र्क है इस पूना के जीएलआर में और अंबाला वाले या लंडौर वाले जीएलआर में, और मुझे उस पर फिर एक प्रश्न बना के मेरे से सवाल दवाल करो उस पर। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स इतने विचित्र फॉर्मेट में बने हुए हैं, इतने दस्तावेज़ों में गड़बड़ें पाई जा रही हैं, 11, 13, 14 डिस्प्यूटेड, तो क्या इसकी कोई प्रमाणिकता रह जाती है कानून की नज़र में। ये बिल्कुल ही फ्रॉड डॉक्यूमेंट गिना जाएगा। इसीलिए मैं आप सबको ये बात बोल रहा हूं कि 1925 का जीएलआर बहुत ज़रूरी है ढूंढना। अब वर्तमान जीएलआर तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ठीक बना है, अब उसको अगर हमने गलत बताना है सुप्रीम कोर्ट को तो हमें 1925 से चलना पड़ेगा। अब 1937 के मैं थोड़े से आपको रूल्स जल्दी से बता देता हूँ। रूल 3, इस रूल 3 में फिर वही लिखा हुआ है कि ये सामान्य भूमि रजिस्टर कैसे बनेगा। सेम चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ इसमें बदलाव आ गया। सामान्य संपदा अधिकारी अनुसूची 1 में निर्धारण प्रमाण पत्र में व्यक्तित होगा,
छावनी में रक्षा का एक सामान्य भूमि रजिस्टर बाजार के अंदर का और एक बी बाहरी बाजार का होगा। वही चीज लिखी है कि केंद्र सरकार यह इस तरह के अन्य प्रावधान के रूप में इस अध्यादेश के लिए यह नियम 10 और 45 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है के अलावा सामान्य भूमि रजिस्टर में कोई जोड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रूल 1 है उसका सब पैरा। रूल ए है कि रजिस्टर को कैसे कितने हिस्सों में बांटा जाएगा। फिर बी में आ गया कि उसका म्यूटेशन रजिस्टर आएगा, उसके 4 से 13 कॉलमों में क्या लिखा जाएगा। कॉलम सी में आ गया वही जो मैं आपको सर्वे नंबर बता रहा था, सर्वेक्षण संख्या हमारी, उसमें आ गया कि उसको म्यूटेशन रजिस्टर से एवरी न्यू सर्वे नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब हमारी ग्रांट बंट रही है। डी में वही एंट्री म्यूटेशन से आएंगी हमारे पास। एफ में सैंक्शंस आएंगी एडिशन एंड ऑल्टरेशन की, कि क्या सरकार से हमने परमिशन लेके अब क्या करा हमने। सब रूल 2 के अंदर कि वो ये सारा लिखेगा कि हमने इस ग्रांट को तोड़ दिया या इसका पटा ले लिया या हमने इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करी या हमने चेंज ऑफ लैंड यूज कराया। तो ये सारी चीजें एवरी पीस ऑफ लैंड जो रूल एफ में लिखे जा रहा है कि ये सारी चीजें एक कागज के ऊपर फिलावट में जिसे कहते हैं हर चीज को अलग अलग नंबर दे के कॉलम को जितने मर्जी कॉलम बने लिखा जाएगा। कहाँ हैं वो ऐसे चीजें। कभी भी जमीन के कागज नहीं फेंके जाते। क्या सड़कें हैं मेरी दाएं में बाएं में जी कॉलम में लिखा हुआ है। कौन सी जमीन खाली पड़ी है बाजार में, नालियों के हर एक चीज का, सड़कों का नक्शे बनेंगे और हर एक चीज प्लान पे नोट करी जाएगी। कहाँ है ये प्लान। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसे ये कॉलम चलते जा रहे हैं। अब इसी कॉलम के मैं आखिरी एक आई कॉलम पे आ जाता हूं, जो वहां पे मैंने रूल 4 में सब 6 के में बोला था। निजी भूमि को एक सर्वेक्षण संख्या और कॉलम 4 में दर्ज क्षेत्र दिया जाना चाहिए। कॉलम 6, 7, 8, 9 और 10 में प्रति वरिष्ठ को निजी होगी कि प्राइवेट लैंड होगी और इसी तरीके से आगे ये TJKLM तक GLR की मेंटेनेंस है। अब इसी के हम रूल 3 में चले जाते हैं कि ये GLR किसकी कस्टडी में, किसके हाथ में होगी, कि कल को ये कोई कह ना सके कि खो गई। तो ये फिर लिख दिया कि मिलिट्री स्टेट ऑफिसर जो कंटोनमेंट मजिस्ट्रेट के नीचे था उसके व्यक्तिगत हाथ में होगी और वो सभी रजिस्ट्रियों को, पट्टों को, नक्शों को, म्यूटेशन रजिस्टरों को, GLRों के पर्चों को संभाल के रखेगा। और मैं आपको एक चिट्ठी नंबर पढ़ता हूं 975-LC-D4 डेटेड 23 मार्च 1938 में भी बकायदा जो उस टाइम की अंग्रेज सरकार थी, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसने ये एक लेटर निकाला हर DMEO को कि आप ये सारे दस्तावेज रखेंगे कि कल को कोर्ट में इनको पेश करते समय कोई दिक्कत ना आए। कहाँ है ये दस्तावेज, मिलते ही नहीं है। और ना हमें इनके बारे में पता था, क्योंकि हमारी जो शैक्षिकता थी वो एक सीमित दायरे में थी। हम अपने पड़ोसी से और अपने छावनी के इंसान दोस्त से या जो रहने वाला है उस पर कम विश्वास करते हैं, बनिस्बत दफ्तर का एक मुलाजिम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो वो हमें उतनी शिक्षा दे रहा था जितनी उसके पास शिक्षा थी। ये शायद आज तक किसी के पास शिक्षा पहुंची नहीं कि जो ये जनरल लैंड रजिस्टर था वो इस तरीके से बनता था। तो मैं फिर आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया करके इस चीज़ को समझो और जितने मेरे पास टेलीफोन आएंगे उससे मुझे लगेगा और मेरे को भी आपके प्रति एक भावना जागेगी कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन चीज़ों पे शिक्षित करूं
इन वीडियोस के थ्रू, तो आप मेरे को किसी टाइम भी फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और इस चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपने मेरी सिर्फ वीडियो चैनल पे जाके यूट्यूब के सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियोस आपको फ्री, बिना किसी शुल्क के देखने को सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।